ये टीवी वाले भाई, इस और कर दो कैमरा। Hello from the Melody team. Ready? Sound. Take 7. Action. ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी की नियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने पंडित नेहरू तक पूरी कहानी को वो ले गए हैं, तो उसका आप जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समझौते को किस तरह से देखती है? क्योंकि चीन एक सच्चाई है भारत की, जिसके साथ डील करना एक चैलेंज हमेशा रहा है और उस चैलेंज को स्वीकारना पड़ेगा ही। देखिए, मुझे लगता है कि बात चीन पर हो रही थी, महाभारत, प्रभु राम और अमेरिका और ड्रोन और पता नहीं कहां कहां तक बात चली गई। मुझे लगता है मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है, डिसएंगेजमेंट का हो गया है, ये बताता है कि किस तरह से इस सरकार ने झूठ और कंप्लीटली एक फेल विदेश नीति को चलाया है। आज देश के सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि 20 जून 2020 को मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला था। सही पकड़े हैं। 20 जून के सामने 19 जून को जो बोला गया था वो पूरी तरह से झूठ था, और अगर वो झूठ नहीं था तो आज ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, 21 दौर की बातचीत क्यों हो रही है? और अगर उसके बाद भी देखें हम तो 3 बार इनके साथ एग्रीमेंट की बात और पूरी चेस्ट थंपिंग जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे, इसी तरह की हुई है। 2017 में ब्रिक्स से पहले डोकलाम के ऊपर पूरी बीजेपी ने चेस्ट थंपिंग की कि पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद डोकलाम का हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिक्स समिट था 2017 में। एससीओ समिट से पहले गलवान पर 2022 में हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अब एलएसी के ऊपर क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन दोबारा से 2024 में कजान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि विदेश नीति भी मोदी जी के विदेश के दौरों से ही जुड़ी हुई है, अपने हितों से नहीं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुर्भाग्य ये है कि जब से ये लोग आए हैं, आज भी कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार करेंगे। क्या क्या हुआ है अभी देश को नहीं पता है। कहां कहां से कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से हटेंगे नहीं हटेंगे अभी तक नहीं पता है। मोदी जी ने पहले भी शहादत का अपमान किया था और संसद पे चर्चा करने से सरकार भाग गई थी। तमाम आवाजों को दबाया गया था, चाहे वो लद्दाख की कॉर्पोरेटर रही हो जिसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको चाइना ने कब्जा लिया है, चाहे वो तापिर गांव सांसद रहे हो जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरह से सरकार की पोल खोली थी। इनका एक मॉडल है, डिनाई कीजिए कि हुआ ही नहीं है कुछ भी साहब, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि ऐसा था, कांग्रेस ऐसी थी, पंडित नेहरू ऐसे थे। भाई 1962 में लड़ाई लड़ी, हम हार गए। हारे तो तभी ना चाइना ने कब्जाया, हमने ऐसा तो नहीं कि चाइना को जाकर दे दी थी लैंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसके बाद तीसरा आता है, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद झूठ बोलो, उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो। डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनके ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। ये चौथी स्टेज आज कर रहे हैं। पूरे इंडिया के चारों तरफ विदेश नीति के मामले में पूरी सरकार फेल रही है। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 65 में से, जिस पर चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग बंद की। अब बात आती है भरोसे की। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज का विषय यह है कि क्या मोदी जी की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जो सरकार ये कहती है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्या मोदी जी की विदेश नीति पर, क्या मोदी जी के शब्दों पर देश भरोसा कर सकता है? आज विषय ये मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब जितने एक्सपर्ट्स हैं उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद जी आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रह्म चेलानी जी, आपकी क्या राय? आपने दोनों राजनीतिक पार्टियों को आपने सुन लिया है, लेकिन ब्रह्म चेलानी साहब मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जनरल मलिक, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने लोग हैं, भारत के नजरिए से ये बायलैटरल हर कोई एक शंका के साथ देख रहा है। सबसे पहले तो जनरल वीपी मलिक इसे किस तरह से देखते हैं इस बायलैटरल को? जो भारत के भी आर्मी चीफ ने वापस पेट्रोलिंग शुरू हम करेंगे, उसका एक रोड मैप बन रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप इस बताने की स्थिति में हो, कि क्या जो बफर जोन क्रिएट किया गया था और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी,
क्या वहां तक पेट्रोलिंग के लिए रोड मैप बनाने की तैयारी होगी? जितना कुछ आप बता सके इस पर। ये फंस गया सीएम। जय हिंद। पहले तो जय हिंद। देखिए, आजकल के जो दुनिया में हालात हैं, चाहे वो यूरोप में हैं या वेस्ट एशिया में हैं, ईस्ट एशिया में है और हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर भी हैं, इन सबको देखते हुए पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग हो रही है ये सही बात है, अच्छी बात है। चाहे वो छोटा कदम है पर वो बहुत इम्पोर्टेंट कदम है और इससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, इसमें यूफोरिया नहीं आना चाहिए। लेकिन जो भी बातचीत पॉलिटिकल डायरेक्शन होंगी तो वो उसको सुलझाने के लिए होंगी और डिटेल्स जो हैं वो बाद में मेरे ख्याल में आर्मीज को एक आपस में करना पड़ेगा। और उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली तो जो आपने बताया है बफर जोन का, वो इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि वो पहले हमारी ज़मीन थी, हम वहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे। अब वो बफर जोन बन गया है तो पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो डेप्सांग और डेमचौक के इलाके में जो हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देते थे, खासकर डेप्सांग के इलाके में कई पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पर हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक बॉटलनेक एरिया के अंदर वहां पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो वहां से हटेंगे और ताकि हम जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट हैं 10, 11, 12, 13 इन जगह पर हम फिर पेट्रोलिंग कर सकें। और जो हमारे ग्रेजियर्स हैं, जो हमारे ग्रेजियर्स हैं वो पुरानी ग्रेजिंग ग्राउंड के ऊपर जा सके, उनको भी अभी तकलीफ है, वो नहीं जा पाते हैं। तो ये एक छोटा कदम है और बड़ी जनरली इसमें स्टेटमेंट मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी। करवाली बेइज्जती। सेना के नजरिए से भी अगला प्रश्न है और उस प्रश्न में एक हिस्सा राजनीतिक भी है। सेना के नजरिए से क्या कुछ बातचीत को आगे रोड मैप बनता हुआ आप देख रहे हैं? किस तरह से एक्ट करना चाहिए आर्मी को अगर ये रोड मैप बनाना है तो? क्योंकि 21 बार कोर कमांडर स्तर की बैठकें हो चुकी हैं सर पेट्रोलिंग रिज्यूम करने के लिए। दूसरा प्रश्न, राजनीतिक रूप से मौजूदा डिस्पेंसेशन को बार बार इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। जो परिस्थिति वहां पर बनी, चाहे वो पोस्ट गलवान हो या फिर पोस्ट डोकलाम हो, उस पर आप क्या कहेंगे? दो प्रश्न। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल के ये जो हालात हैं इसमें हमारे मल्टी डोमेन डिसीजन होते हैं। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अकेले में नहीं करें, उनको साथ साथ में आर्मी को लेके चलना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी डिसीजन लिया है, अभी तक जो लिया है, जिसके बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी कह चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बीच में आर्मी शामिल होगी। अगर नहीं हुई है तो आगे ऐसे डिसीजन लेने से पहले आर्मी को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। सही पकड़े हैं। और अगर हम उनको कंसल्ट नहीं करेंगे तो आर्मी की अपनी बातचीत जो है बाद में जो होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो आगे नहीं चल पाएगी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिसीजन लिया जाए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर, उसके बीच में जो इनपुट्स हैं आर्मी की और उनसे कंसल्टेशन पहले हो जाना चाहिए। चीन की जो मीडिया, एक आखिरी प्रश्न है सर आपसे, वहां पर रूस के रोल को लेकर बहुत माहौल बनाया जा रहा है कि रूस पीस मेकर प्ले कर रहा है। रूस के ही बेहस पर इस ट्रॉयका को, जिसमें RIC जिसे कहते हैं रशिया, इंडिया, चाइना, इसको ताकतवर बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर उनको एक बहुत बड़ा लिवरेज पॉइंट चाहिए विश्व में, इस धुरी में अमेरिका को काउंटर करने के लिए, तो रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। रूस इसे फ्यूल कर रहा है। PM मोदी का ये रूस को गिफ्ट है क्योंकि जो जितने भी प्लानिंग्स इन तीन देशों के बीच में है वो सब ठप पड़ जा रहा है भारत और चीन के बीच के तनाव की वजह से। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का इसमें बड़ा रोल है और इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की वजह से ही ये मीटिंग हो पाई है जो अभी आज हुई है। और रूस नहीं चाहेगा कि हमारे और चीन के बीच में टेंशन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वीनस उपाध्याय। जल्दी से एक कमेंट आपसे।
I think it shows a confident standing from India's, India's point of view. आज के multipolar world में जो कि मैसेज बार बार हम दे रहे हैं, ये कोई absolute solution नहीं है to the border problem. It's about diplomacy. The talks are, about the talks are diplomatic talks. So I think it's a positive step forward. SCO से आने के बाद जयशंकर जी ने एक मैसेज दिया था और उन्होंने बोला था कि इंडिया चाइना, ये मंडे को मैसेज दिया था उन्होंने एक समिट पे, उन्होंने बोला था कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और उन्होंने बोला था कि वी आर राइजिंग, दे आर राइजिंग, वी आर ऑल्सो राइजिंग. तो आई थिंक ये जो इक्वल फुटिंग की एक इक्वेशन है, वो इक्वल फुटिंग की एक इक्वेशन इसमें उभर के आ रही है. मेरे अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो मैसेजेस ब्रिक्स से आ रहे हैं उसके पीछे. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. ये भगवान क्या जुल्म है.